नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम में। मैं हूं अभिषेक गुप्ता। आपको बताऊंगा जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस और पॉलिसी से जुड़ी जरूरी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़ों को कम करने के लिए सरकार सीपीआई आधारित रिटेल इन्फ्लेशन में फूड का वेटेज घटा सकती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई में बदलाव के लिए गठित समिति सीपीआई में फूड बास्केट का वेटेज घटाने पर विचार कर रही है। अगर सरकार रिटेल इन्फ्लेशन में फूड का वेटेज घटाती है तो इससे रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ने की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है। अभी रिटेल इन्फ्लेशन में फूड की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। हाल में खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ने से रिटेल इन्फ्लेशन भी ऊंची बनी हुई है। सीपीआई बास्केट में फूड और बेवरेज कैटेगरी का वेटेज अभी 54.2% है। कमेटी इसमें 0.8% की कटौती करने का सुझाव दे सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने कहा है कि अब वह विकास के अगले फेज के लिए तैयार हैं। कंपनी का बही खाता मजबूत है। अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की ईयरली रिपोर्ट में नेट जीरो एमिशन से लेकर ट्रू 5G नेटवर्क और खुदरा कारोबार से जुड़ी योजनाओं की रूपरेखा भी पेश की है। उन्होंने कहा कि अस्थिरता और अनिश्चितता से भरी दुनिया में भारत स्थिरता और समृद्धि के लाइट हाउस के तौर पर चमक रहा है। कंपनी 2035 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को लक्ष्य बनाकर हरित मार्ग पर आगे बढ़ रही है। चीन के इंजीनियर और टेक्नीशियंस के भारत में आने को आसान बनाने के लिए बिजनेस वीजा को सुगम बनाने वाले पोर्टल ने काम करना शुरू कर दिया है। चीन के इन विशेषज्ञों की पीएलआई से जुड़े क्षेत्रों में जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी घरेलू कंपनियों ने चीनी विशेषज्ञों को वीजा मिलने में देरी का मामला उठाया था। इन विशेषज्ञों की श्रमिकों को ट्रेनिंग देने के अलावा मशीनों को लगाने या मरम्मत जैसे कार्यों के लिए आवश्यकता होती है। इस लिहाज से ये कदम महत्वपूर्ण है। शेयर बाजारों में पिछले 3 दिन से जारी गिरावट पर आज ब्रेक लग गया है। बीएसई सेंसेक्स 875 अंक चढ़कर 79,768 अंक पर बंद हुआ। पिछले 3 दिन में सेंसेक्स 3,274 अंक नीचे आया था। इन 3 दिन की गिरावट से निवेशकों को 22 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से अदानी पोर्ट्स और पावर ग्रिड 3% मजबूत हुए। इसके अलावा टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति और लार्सन एंड टर्बो प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। टेलीकॉम नियामक ट्राई ने कहा है कि अनचाहे कॉल पर अंकुश लगाने के लिए नियमों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें मजबूत बनाया जाएगा। अनऑथराइज्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों से अनचाहे कॉल के बारे में उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों के बीच ट्राई इस मुद्दे पर अपना रुख सख्त कर रहा है। अनचाहे या स्पैम कॉल के लिए जांच को सख्त बनाया जाएगा। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों और टेलीमार्केटिंग कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वॉइस कॉल का उपयोग कर बड़े पैमाने पर किए जाने वाले अनचाहे कॉल्स पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। मंदी की वजह से सूरत स्थित दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी किरण जेम्स ने अपने 50,000 कर्मचारियों को 10 दिन की छुट्टी पर भेज दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पॉलिश किए गए हीरो की कम मांग की वजह से कंपनी ने यह कदम उठाया है। कंपनी के चेयरमैन वल्लभ भाई लखानी ने कहा है कि मंदी की वजह से ये छुट्टी घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कच्चे हीरो की कम आपूर्ति और कंपनी की ओर से निर्यात किए जाने वाले पॉलिश हीरो की पर्याप्त मांग की कमी का हवाला देते हुए कहा कि मांग में इस गिरावट से अन्य लोग भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन वे चुप हैं। हमने इसे सक्रिय रूप से घोषित किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को वास्तविकता का पता चले। मंदी की वजह से भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है। टेक कंपनी डेल ने एक बार फिर से बड़ी छटनी की घोषणा की है। जॉब कट से डेल के करीब 12,500 कर्मचारी प्रभावित होंगे। ये डेल की कुल वर्कफोर्स का लगभग 10% है। छटनी का असर मुख्य रूप से सेल्स और मार्केटिंग टीम पर पड़ेगा। डेल 2023 की शुरुआत में भी बड़ी छटनी कर चुकी है। उस वक्त डेल ने 13,000 नौकरियां घटाई थीं। डेल के पर्सनल कंप्यूटर की बिक्री महामारी के बाद बाजार में आई गिरावट की वजह से घट गई हैं। इंटेल ने भी 15,000 कर्मचारियों की छटनी करने की हाल में ही घोषणा की है। सरकार ने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पर एलटीसीजी टैक्स के मामले में करदाताओं को राहत देने का प्रस्ताव रखा है। अब करदाताओं के पास
पूंजीगत लाभ पर 20% या 12.5% टैक्स की दर में से कोई एक चुनने का ऑप्शन होगा। वित्त विधेयक 2024 में इसके लिए संशोधन किया गया है। संशोधित प्रस्ताव के मुताबिक 23 जुलाई 2024 से पहले मकान खरीदने वाले व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडेक्सेशन के बिना 12.5% की नई योजना के तहत टैक्स देने का विकल्प चुन सकता है। इसके अलावा उसके पास पुरानी योजना के तहत इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स का विकल्प भी होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में संपत्ति की बिक्री से होने वाले इंडेक्सेशन लाभ को हटाने के साथ टैक्स की दर को 12.5% करने की घोषणा की थी, जिसका सभी विरोध कर रहे थे। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए गए 3 लाख रुपए तक के कृषि कर्ज के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती दर पर ब्याज मिलता है। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 3% वार्षिक की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि किसानों की घबराहटपूर्ण बिक्री को रोकने और उन्हें अपने उत्पादों को गोदामों में रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केसीसी के तहत ब्याज छूट का लाभ फसल की कटाई के बाद 6 महीने तक की अवधि के लिए छोटे और सीमांत किसानों को उपलब्ध होगा। एनपीसीआई के यूपीआई प्लेटफॉर्म की क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सुविधा में वृद्धि देखी जा रही है। इसमें मासिक आधार पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा है। यूपीआई पर प्री अप्रूव्ड क्रेडिट सुविधा भी जोर पकड़ रही है। हर महीने इसके माध्यम से 200 करोड़ रुपए तक वितरित किए जा रहे हैं। एनपीसीआई ने नवंबर 2022 में क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू की थी। इसके तहत यूजर्स अपने क्रेडिट कार्ड को ऐप से जोड़ सकता है। इससे सभी मासिक भुगतान क्रेडिट कार्ड बिल में जुड़ जाते हैं। यह आंकड़ा ऐसे समय में सामने आया है जब क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसे अनसिक्योर्ड लोन में तेजी पर चिंता जताई जा रही है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में बिगड़े हालात से भारतीय कपड़ा निर्माताओं को फायदा हो सकता है। भारतीय निर्यातकों का मानना है कि मौजूदा हालात में अपैरल ऑर्डर बांग्लादेश से भारत का रुख कर सकते हैं। बांग्लादेश वस्त्र निर्माण में दुनिया के प्रमुख देशों में से एक है। ये कपड़ा बनाने के लिए भारत से बड़े पैमाने पर कपास का आयात करता है। वहीं बांग्लादेश में निर्माण इकाइयां संचालित करने वाली भारतीय कंपनियों को भी इसका असर झेलना पड़ेगा। इसके अलावा समय पर भुगतान का दबाव भी होगा। टाटा मोटर्स ने अपनी कर्व.ईवी एसयूवी को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 17.49 लाख रुपए से शुरू है। इसे पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों के साथ भी पेश किया जाएगा। टाटा कर्व.ईवी में 123 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो 45 किलोवाट या 55 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आती है। इन बैटरी पैक्स के साथ 502 किलोमीटर और 585 किलोमीटर की रेंज मिलती है। बुकिंग 12 अगस्त से शुरू होगी। टाटा मोटर्स का दावा है कि कर्व.ईवी 8.6 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। सरस्वती साड़ी डिपो लिमिटेड ने अपने 160 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 152 से 160 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी का आईपीओ 12 अगस्त को खुलेगा और 14 अगस्त को बंद होगा। एंकर निवेशक 9 अगस्त को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। आईपीओ में 65 लाख ताज़ा शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 35 लाख शेयरों की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। सरस्वती साड़ी डिपो के महाराष्ट्र के कोल्हापुर और उल्हासनगर में 2 स्टोर हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे मनी 9 के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।